वेलकम टू द आस्क मी फिजिक्स चैनल। क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ये वीडियो पार्ट नंबर 2 आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सैटेलाइट पर जो है एक्ट करता है। ये न्यूमेरिकल जस्ट रिलेटेड टू चैप्टर 5 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इसकी वो जो है आपको बता रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है टॉर्क के लिए या नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो एक सैटेलाइट को खींचने की कोशिश कर रही होती है सेंटर ऑफ द अर्थ से, उस पर फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट तो अर्थ पर नहीं आती, लेकिन ये जो है वो मूव करती है अराउंड द अर्थ इन द सर्कल। जो सर्कल होता है उस सर्कुलर पाथ में जो है ये जो है मूव होता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये इस तरह मूव हो रहा है, तो इसकी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पर आर भी है क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमने ये पढ़ा था mv² डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ पर आर भी जो है एक फैक्टर है। हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है, तो चलो हम कैपिटल आर लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर जो है टार्क प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर होता है, ठीक है। ये सेंटर के हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो आप यहाँ पर अगर मोमेंट आर्म को देखें और एफ को देखें तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि आर भी जो है एक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रहा है। तो थीटा को यहाँ पर आप 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों में से एक वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप टार्क की बात करते हैं इस केस में तो आर भी है, एफ भी है, लेकिन साइन या तो आप साइन 0 पुट करो या साइन 180 पुट करो, ठीक है। लेकिन याद रखें साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री ये दोनों आपको वैल्यू देती है 0। तो इससे जो आपके पास आर और एफ की चाहे जो भी वैल्यू हो, लेकिन ये वैल्यू जो है वो 0 की तरफ लीड करती है और आपके पास 0 टार्क बचता है। मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करती। डेफिनेटली ये बॉडी मूव हो रही है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसकी है। हमने एक जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर आप रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं देख सकते। सैटेलाइट में तभी आप जो है टॉर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो अगर इस पर यहाँ से कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी भी एंगल में, लेकिन 0 एंगल ना हो, तो फिर जो है टार्क की वैल्यू आप जो है ले सकते हैं इस केस में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि या पूछा जा रहा है कि ये क्या ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है जिसमें बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में ना हो, इवन जो है इस पर जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो। यानी अगर नेट फोर्स 0 भी हो लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में ना होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपने जो 2 कंडीशन पढ़े थे, पहला तो ये था कि आपके पास जो समेशन ऑफ फोर्सेस होता है, यानी उस पर जो नेट फोर्स होते हैं चाहे जितने भी फोर्स लगे उनका जो रिज़ल्ट हो वो नेट रिज़ल्ट 0 न्यूटन हो। और दूसरा कंडीशन भी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दूसरा कंडीशन भी लाजमी था कि इस पर जितने भी टार्क्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी टार्क्स इस पर एक्ट कर रहे हैं वो उनका नेट रिज़ल्ट जो है आपके पास वो भी 0 होना चाहिए। या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर आप देखते हैं इस पर जितना भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स होते हैं उनकी जो इफेक्ट होती है वो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस पर नेट फोर्स जो है वो जो है 0 है, ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो याद रखें कि कंडीशन तो जो है दोनों कंडीशंस जो है वो फॉलो होने चाहिए। अब हमारे पास जो है अगर 2 फोर्सेस इस तरह एक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप स्टीयरिंग को देखते हैं ये इसका जो है पिवट पॉइंट होता है, ये एक महवर होता है जिस पे यू घूमता है।
अब यहाँ पर आपने एक फोर्स F1 और यहाँ पर आपने एक फोर्स F2 यूज़ किया है, इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है और ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि F1 F2 के बराबर भी है और डायरेक्शन वाइज लिहाज से ये जो है एक दूसरे के बराबर भी है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस पे जो नेट फोर्स होगी वो तो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये वाला फोर्स इस डायग्राम में जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ भी जो उतने ही मोमेंट आर्म पर ये उतना ही टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी को इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो इसको हम जो है यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो है ये एज ए एक्ट करते हैं एज ए कपल। ये एक पॉइंट पर जो है वो एक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पिवट से कुछ डिस्टेंस पर करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों टार्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो है नेट टार्क उसका ज़ीरो नहीं होता। तो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन जिस पे आपका अगर नेट फोर्स ज़ीरो भी हो तो लाजिम नहीं है कि वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, बल्कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं भी होगा। यहाँ पर ये स्टेयरिंग जो है ये पहला एग्जांपल है इसका। इस तरह साइकिल के पैडल्स है ये हैं, या जब आप किसी बोतल को ओपन करते हैं वो तीसरा एग्जांपल इसका हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे एग्जांपल्स जो है ये इस बात की तरफ गवाही देती है या दलील देती है कि अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम होल्ड भी करे, लेकिन जो कपल जहाँ पर यूज़ होते हैं तो वहाँ पर जो है आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। ये जो है यहाँ पर इसका जवाब है हमारे पास। तो इसका जवाब हम क्या कह सकते हैं, कैन वी हैव अ सिचुएशन जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो हो वो इक्विलिब्रियम में ना हो। तो यहाँ इस तरह जो सिचुएशन है यस हो सकते हैं, ठीक है, जब टार्क जो है उसमें नेट टार्क जो है ज़ीरो ना हो तो सारे फोर्सेस, और ये कपल की सूरत में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि एक करतबबाज होता है जो कि एक टाइट रस्सी पर इस तरह मूव करता है, चलता है, लेकिन उसके हाथ में जो है एक लंबा और बारीक सा राड होता है, ठीक है। तो ये क्यों अपने साथ राड को ले जाता है इस तरह जो है रस्सी पर जब वो मूव करता है। तो यहाँ पर इसमें जो साइंस होता है उसको समझना चाहिए कि जब भी आप किसी रस्सी के ऊपर चलते हैं तो आप पर जो नेट फोर्सेस हो, ठीक है, आपने अपने आप को बैलेंस करना होता है। तो जब आप इक्विलिब्रियम में रहते हैं तभी जो है आपकी बॉडी जो है वो इस रस्सी पर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस रस्सी के ऊपर जाते हैं तो पहले तो ये रस्सी इधर उधर भी जो है मूव करती है, जिसकी वजह से बंदे की बैलेंस जो है वो जो है बैलेंस रहती नहीं है, बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से फिर वो अपने साथ जो है वो राड को उठाता है। और इसमें साइंस क्या है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में अगर आप ये इस तरह मूव करता है तो इस तरफ और इस तरफ जितने भी फोर्सेस हों, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें रोटेशन की कि ये बंदा जो है नीचे गिरेगा तो इस पर इस डायरेक्शन पर अगर यार टार्क प्रोड्यूस होता है या इस डायरेक्शन में, तो याद रखिए ये बंदा जो है उस तरफ गिर जाएगा और ये मूव नहीं होगा। अब क्या करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को जो है वो यूज़ करता है। इस रॉड में कमाल ये होता है कि इसके सिरों पर जो है वो मास होता है, लोहा होता है, ठीक है। ये आम बार नहीं होता बल्कि इसके एक साइड और दूसरे साइड पर बार होते हैं, ठीक है। अब ये बंदा अगर उस साइड पर लीन कर जाता है, बैलेंस जो है इसकी ख़राब हो जाती है, ये उस तरफ घूमता है, तो ये क्या करता है, ये अपने इस रॉड को इस तरफ मूव करता है इतने अमाउंट में कि ये जो है उस साइड पर जो टार्क थी वो इस साइड पर टार्क के साथ जो है ना इसको बराबर कर देता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क के दरमियान जो है ना ये क्या करता है, बैलेंस रखता है। या इस तरफ अगर मूव होता है तो रॉड को उस तरफ कर देता है, यानी कुछ मास उस साइड पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस साइड पर भी फोर्स जो है वो चला जाता है। तो ज़्यादा फोर्स इस तरफ पर होता है, तो इस रॉड की वजह से जब इसको मूव किया जाता है उस साइड पर तो रॉड जो है ना
उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उस साइड पर भी शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड पर जो है आपको सिमिलर टार्क देखने को मिलता है, और इस वजह से ये बंदा जो है नीचे गिरता नहीं है बल्कि बैलेंस रहता है। यही रॉड जो है ये मास वगैरह को शिफ्ट करता है, और इसकी वजह से फोर्स या वेट जो होता है वो शिफ्ट होता है, और वही जो है टार्क को जो है वो बैलेंस करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि अगर हाई हील शूज़ को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, आमतौर पर ख़वातीन यूज़ करती है, तो फिर उसको जो पीठ पर जो इसका बैक पुश्त पर होता है वो जो है वहाँ पर लोअर पार्ट में उसको जो है वो क्या हो जाता है, दर्द महसूस होता है। तो ये क्यों होता है? नॉर्मली जब हम ग्राउंड पर जब चलते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरह देखते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर आप जब चलते हैं तो उस वक्त हमारी जो वेट होती है, वेट वो बिल्कुल जो हमारा वेट होता है वो बिल्कुल वर्टिकल कंपोनेंट में यूज़ हो रहा होता है, यानी इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। ये जो है इस वजह से हम जो है कंफर्टेबली जो है आमतौर पर ज़िंदगी में चलते रहते हैं। लेकिन जब आप हाई हील शूज़ इस तरह के पहनते हैं तो इस वजह से फिर आपके लिए जो आप जो होते हैं आपका जो सरफेस होता है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ लीन हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ लीन हो जाती है इस वजह से, ठीक है। शूज़ तो बैलेंस होते हैं ग्राउंड पर, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो टांगे होती है वो आगे की तरफ लीन होती है। तो फिर जो हमारा वेट होता है, ठीक है, जो हमारा वेट होता है वो कंपोनेंट वाइज जो है वो प्योरली WY नहीं रहता, यानी आप इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट वो उसके साथ जो है फिर WY के साथ जो है वो WX भी निकल आता है, ठीक है, WX भी निकल आता है। तो इस वजह से ये WX जो है ये हमें आगे की तरफ जो है पुश कर रहा है। तो हमारी बॉडी इंटरनली गैर इरादी तौर पर भी जो है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए हमारे जो बैक में जो हम यहाँ पर कह सकें कि स्पाइनल कार्ड होता है जहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है, तो ये गैर इरादी तौर पर जो है बैकवर्ड की तरफ लीन करती है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से फिर हमें लोअर बैक पेन जो है महसूस होती है जब हम ज़्यादा देर हाई हील शूज़ में जो है घूमते फिरते हैं। तो फिर ये जो है ये इस तरह हमारे लिए ये मसला बन सकता है। आई होप को आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन जो है वीडियो के पार्ट 3 में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।